था इसके पीछे कि भई दिल्ली से दौलताबाद वो राजधानी इसलिए शिफ्ट कर रहा है क्योंकि दौलताबाद तक जो है चीज़ें इतनी आसान भारी आक्रमणकारियों के लिए रहेंगी नहीं। फिर दूसरी उसने धार्मिक सहिष्णुता वाली बताई कि भई यहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और फिर जो है ये तो आप देख रहे हो कि शासक है, ठीक है? और ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर रहा है, लोग बाग देखो वहाँ पर पैदल चल रहे हैं, ठीक है? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और ये लाइन लेके जो है चल रहे हैं। इस तरीके से हज़ारों लोग जो हैं इस रास्ते के अंदर मारे जाते हैं, ये बवंडर साबित होता है। दूसरा डिसीज़न आप ये देख रहे होगे टोकन करेंसी लेकर आता है, सिल्वर कॉइन की जगह जो इसने ये कहा कि धातु के जो तांबा पीतल के सिक्के हैं, उनकी जो वैल्यू है वो भी सिल्वर कॉइन के बराबर होगी। फिर जो है नकली करेंसी की बाढ़ जो है वो बाज़ार के अंदर आ जाती है, इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। चीज़ें तो इतिहास से उठा ली इन्होंने, जो है पौराणिक कथाओं से उठा ली इन्होंने, लोक कथाओं से उठा ली। वो इतने रिलेटेबल जो है कंटेंट वहाँ से उठा कर लेकर आते हैं कि फिर जो है चीज़ें रिलेट हो जाती हैं कि कहीं न कहीं ये जो समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उनके ज़रिए जो है ये दिखाना चाह रहे हैं। आपकी तुगलक की जो है थीम भी यही है, ये इतिहास के एक शासक को उठाकर लेकर आते हैं और उस शासक के आदर्शवाद किस तरह से फेलियर जो है उसका रहा, उसके ज़रिए जो है ये 1950s आज़ादी के बाद जो भारत था 1950s 60s का जो आदर्शवाद था नेहरू एरा का, उसके ऊपर जो इन्होंने हमला किया है। इसके अंदर जो है प्रैक्टिकल पन्ने की कमी दिखती है और इस कारण जो है आज उसको इतिहास एक कंप्लीट फेलियर के रूप में जो है याद कर रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के नए सिलेबस अनुसार हम पढ़ रहे हैं। अब तक 2 डेमो क्लासेस नए सिलेबस अनुसार हमारी हो चुकी हैं। यूट्यूब पर अपलोड हैं, आप लोगों ने जो है उनको देखा होगा। एक और जो है डेमो क्लास जो है आज की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? बाकी जो 2 डेमो क्लासेस हुई हैं उसके अंदर एक तो हमने पोएम पढ़ी है, वो तो उसी क्लास के अंदर कंप्लीट हो गई थी हमारी। एक जो है आपके सिलेबस के अंदर एक नॉवल जोड़ा गया है चार्ल्स डिकेंस का, डेविड कॉपरफील्ड, उसका इंट्रोडक्शन वाला भाग हमने यूट्यूब पे डाला। डेमो क्लास थी वो, उसके बाद चैप्टर वाइज़ जो है हम ऐप पर उनको डिटेल से पढ़ रहे हैं। अब देखो एक और क्लास जो हम कर रहे हैं, आपके नए सिलेबस के अंदर जो है उन्होंने 2 ड्रामा रखे हैं, पहले भी जो है 2 ड्रामा थे। तो पहले तो 2 जो ड्रामा थे वो दोनों के दोनों शेक्सपियर के थे। अब जो है उन्होंने थोड़ा-सा उसके अंदर चेंज किया है नए सिलेबस के अंदर। एक तो ड्रामा उन्होंने एज़ यू लाइक इट शेक्सपियर का जो है रिपीट रखा है और एक नया ड्रामा जो है आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, जो कि है गिरीश कर्नाड का तुगलक। तो वो तुगलक के अंदर जो आप क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, वो इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? यस, देखिएगा शुरू कर रहे हैं कि भई गिरीश कर्नाड का जो ये प्ले ड्रामा जो आपके सिलेबस के अंदर जोड़ा गया है, जिसका नाम है तुगलक। इस क्लास के अंदर वही इंट्रोडक्शन वाला भाग हमारा इस क्लास के अंदर कंप्लीट होगा क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट जो है अगर आप लेकर बैठ गए तो समझ आता नहीं है। तुगलक है क्या? उसके अंदर गिरीश कर्नाड ने क्या लिखा है? कौन से कैरेक्टर्स हैं? एक कहानी का ओवरव्यू किस तरह से है? क्या जो है इस प्ले से जो है कर्नाड दिखाना चाह रहे हैं, वो आपको प्ले को पढ़ने से पहले ही जो आपको थोड़ा बहुत समझना होता है। उसके बाद ही जो है टेक्स्ट को पढ़ने के अंदर जो आपका इंटरेस्ट पैदा होगा और आप अर्थ ग्रहण जो है वहाँ से कर पाएँगे। ठीक है भई? यस, देखिएगा इस क्लास के अंदर जो हमारा आज की क्लास होने वाली है, इसके अंदर क्या कुछ जो हम पढ़ने वाले हैं, एक बार पूरी होल पिक्चर जो है देख लेते हैं। ठीक है? यस, गिरीश कर्नाड का है ये। एक बहुत ज़रूरी जो है इसके जो नाटककार हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, वो कौन है? गिरीश कर्नाड हैं। एक भारत की बहुत ज़रूरी जो है ये शख्सियत है, जिसको जो है हम सबको पढ़ना चाहिए और ये अच्छा हुआ है कि सिलेबस के अंदर जो इनको जोड़ा गया है। एक वर्सेटाइल फिगर हैं भई ये। आप लोगों ने जो है निश्चित तौर पर अगर आप अखबार, डॉक्यूमेंट्रीज़, यूट्यूब वगैरह अगर आप समाचार वगैरह अगर 2019 तक देखते थे, तो इनका नाम आपने निश्चित तौर पर जो सुना है। वैसे ये जो प्ले है आपके बीए के सिलेबस के अंदर आप जो है सब पढ़कर आए हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ के अलग-अलग जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल के अंदर ये प्ले वहाँ पर है। थोड़ा-सा इनका शॉर्ट इंट्रो करेंगे, एक महान शख्सियत है भई, तो इनका शॉर्ट इंट्रो भी थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, लेकिन 2-4 मिनट के अंदर, चाहे 5 मिनट लग जाएँगे, लेकिन हम एक बार चीज़ों को देखेंगे कि भई ये किस तरह की शख्सियत है। ज़रूरी है किसी भी अ, लेखक की अगर हम कोई रचना पढ़ रहे हैं, तो लेखक के बारे में थोड़ा बहुत हमें जो है जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरह का जो है व्यक्ति है। क्योंकि उसको जब हम समझ जाते हैं, तो बहुत कुछ हमें उसके काम के बारे में भी हम जो है समझ जाते हैं, उसकी थीम किस तरह की रहेगी, वो भी एक जो है हमें बेसिक्स उसका पता लग जाता है। फिर जो है हम तुगलक पर आएँगे, तुगलक जो है कब लिखा गया, ओरिजिनली किस भाषा में लिखा गया, फिर जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कब हुआ, इसका प्रस्तुतिकरण कब हुआ, उस पर आएँगे। फिर हम आपकी इस प्ले की जो कहानी है, इसके अंदर तुगलक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जो इतिहास के अंदर आप तुगलक वंश के अंदर जो दूसरे नंबर का राजा था, गयासुद्दीन तुगलक के बाद, उसकी जो है कहानी इसके अंदर दिखाई गई है। हालाँकि वो कहानी जो है वो चली रही होती है, पॉलिटिकल एलेगरी का भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है आपका तुगलक। इसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी तो आपको दिखाई है, लेकिन नीचे-नीचे जो है वो
आपके ग्रीस कार्नाड में कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, वो अभी इस क्लास के अंदर डिटेल के अंदर चीज़ों को हम देखेंगे। पहले तो हम तुगलक क्यों उन्होंने जो इस नाटक के अंदर तुगलक की कहानी दिखाई है, मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी दिखाई है, इस कहानी के ज़रिए कार्नाड क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो सब जो हम देखेंगे। सबसे पहले जो फ़ोकस रहेगा वो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक पर रहेगा कि भई क्यों इसके ऊपर जो इन्होंने नाटक लिखा है, ठीक है? मैं आपको पीछे से जो है चीज़ों को लेकर आऊँगा क्योंकि डायरेक्ट तुगलक पढ़ने के अंदर जो है अगर पीछे क्रम छूट जाता है तो फिर डायरेक्ट समझ में आता नहीं है। ये कब जो है ये दिल्ली सल्तनत का एक बार ऑर्डर देखेंगे, ठीक है? खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आती है, किसने जो है इसकी स्थापना की और फिर क्यों जब ये मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक बना था तब जब शासक बना था, तब इसकी बहुत बड़ी जो बहुत अच्छी छवि थी इसकी, है ना? एक अच्छी नीयत के साथ ये शासक बना था, लेकिन इसके कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि बवंडर साबित होते हैं और इतने बड़े बवंडर साबित होते हैं, एक अच्छी नीयत का राजा जो है शासक बनता है, लेकिन इसके डिसीजंस जो हैं वो इतने बवंडर साबित होते हैं, आदर्शवाद से भरा हुआ है। ऊपरी तौर से अगर देखा जाए तो अगर इसका आंकलन अगर उसको डिसीजंस को हटाकर अगर देखा जाए तो ये मालूम पड़ता है, हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा राजा जो है वो बना था, लेकिन इसके डिसीजंस जो है वो इस तरह के बुरे होते हैं कि भई उनके अंदर आदर्शवाद जो है वो हावी रहता है, लेकिन व्यावहारिकता की कमी इतनी कमी रहती है उसके अंदर कि आज जो है इतिहास मोहम्मद बिन तुगलक को एक कंप्लीट फेलियर के रूप में और एक विचित्र राजा के रूप में जो है याद रख रहा है। ठीक है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बना तो उससे पहले की परिस्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी कि क्यों फिर तुगलक जब शासन में आया, तो इसका शुरुआत के जो 2-3 साल थे, तब जो है जनता इसको ठीक राजा मान रही थी। तो हम देखेंगे कि पहले कौन-सी परिस्थितियाँ थी, तुगलक जब आया तब क्या परिस्थितियाँ थी, ठीक है? थोड़ा-सा पीछे से चीज़ों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें समझ में आती नहीं है, ठीक है? फिर तुगलक डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो तो ये था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये शासन के अंदर आता है और इसी के ऊपर इसी की कहानी जो है गिरीश कर्नाड ने जो आपको इस प्ले के अंदर दिखाई है। यस, फिर जो है मैप में हम ये देखेंगे कि इसके 2 डिसीजन जो है वो बड़े बवंडर साबित होते हैं। उस 2 डिसीजंस के कारण आज इसको जो है इतिहास एक पूरी तरीके से कंप्लीट फेलियर शासक के रूप में जो है याद कर रही है। तो वो 2 डिसीजंस जो है वो कौन से थे? और मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है? इसके 2 डिसीज़न इसने लिए और दोनों ही कंप्लीट फेलियर साबित हुए। हालाँकि वो उस उन दोनों डिसीज़न्स के अंदर, दोनों निर्णयों के अंदर कहीं न कहीं इसकी अच्छी नीयत जो है वो दिखती है, लेकिन उसके अंदर व्यावहारिकता की कमी होती है। आदर्शवाद से तो भरे हुए दिखते हैं वो दोनों निर्णय, लेकिन जो व्यावहारिकता है, जो रियलिटी है, वो गायब है और इस कारण जो वो कंप्लीट फेलियर इसके दोनों निर्णय रहते हैं। ठीक है? फिर जो है हम कहानी देखेंगे। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दूँगा कि भई आपके इस प्ले के अंदर कुल 13 सीन हैं। 13 सीन्स जो आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। वैसे इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर पहले दी बर्थडे पार्टी था, तो जितना समय आपको उसको पढ़ने में लगा है, कमोबेश आपको उतना ही समय इस प्ले को भी जो है पढ़ने में लगेगा। थोड़ा-सा आप ज़्यादा मान लो, बाकी जो है वैसा-सा ही जो है, ज़्यादा बड़ा ये प्ले है नहीं। तो हम एक बार देखेंगे कि कहानी कहाँ से इसके अंदर शुरुआत होती है। ठीक है? फिर जो है इसके 2 डिसीजंस पहले भी हम बात कर चुके होंगे, चूँकि हम कहानी पर आएँगे तो एक बार फिर से हम इस पर बात करेंगे। चीज़ों को इंटरेस्टिंग भी थोड़ा बनाने का प्रयास किया है कि वो 2 डिसीजंस कौन से थे जो इसको जो है एक एक विचित्र राजा के रूप में जो है आज इतिहास उसको याद कर रहा है और पूरी तरीके से कंप्लीट फेलियर जो है दोनों डिसीजंस रहे। उनके ऊपर देखेंगे, फिर एंडिंग किस तरह से होती है वो देखेंगे। मतलब 4-5 मिनट के अंदर एक बार कहानी का ओवरव्यू हम करेंगे, ठीक है? फिर कैरेक्टर्स के ज़रिए जब कहानी हमारी समझ में आ जाएगी, तो इस प्ले के अंदर मेजर कैरेक्टर्स कौन है, उनका किस तरह का रोल है, वो हम देखेंगे। हर एक क्लास के फिर एक ये भी महत्वपूर्ण है, एक पॉलिटिकल एलिगरी है ये, ठीक है? कि भई सरफेस के ऊपर तो आपको जो है यहाँ पर तुगलक की कहानी गिरीश कर्नाड दिखा रहे हैं, लेकिन इस कहानी के ज़रिए जहाँ इनका टारगेट है कि भई वो किस ओर जो इशारा कर रहे हैं, उस पर फ़ोकस करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और जो हर क्लास के अंदर हम कर रहे हैं कि जो अभी मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, उस प्रत्येक क्लास के अंदर जितना हम पढ़ चुके होते हैं, लास्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन्स भी जो मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि नया सिलेबस है, तो भई बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में भी होंगे कि पढ़ तो रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता लग रहा होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएँगे, 5-7 क्वेश्चन भी जो हैं, जो इस क्लास के अंदर हम जितना पढ़ लेंगे, उससे जो है कुछ क्वेश्चन्स करने का प्रयास करेंगे। जब इतना कुछ हम पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो फिर डायरेक्ट हम टेक्स्ट पर जा सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से जो है हमारी ये क्लास रहने वाली है। देखो अब स्टार्टिंग से, यस देखो पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको स्लाइड पे जो कुछ नज़र आ रहा है उसके अंदर कार्नाड की एक तस्वीर बनाई गई है, वो है और क्या यहाँ पर लिखा गया है उस पर जो आप गौर करेंगे। ए क्लासिक पॉलिटिकल ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर।
आधुनिक भारतीय रंगमंच की क्लासिक राजनीतिक त्रासदी जो है तुगलक प्ले है। ये प्ले आज भी इतना पॉपुलर है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इसका रंगमंच जो है वो बड़ा आम है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है इसका जो प्रस्तुतिकरण है, इसका जो रंगमंच है वो अक्सर जो है किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कहानी ऐसी है कि वो जो आज भी उतनी रिलेट हो जाती है। इसके अंदर जो कुछ लिखा गया है वो इस भी जो अब तक का जो दौर रहा है, उस सब दौर से जो है वो इसकी कहानी रिलेट कर जाती है। इसकी जो थीम निकल कर आती है इस प्ले की, वो आज के दौर से भी जो है वो रिलेट करेगी। ठीक है? तो ये इतना इस तरह का ये प्ले रहा है। जैसा कि हम शेक्सपियर के बारे में देखते हैं कि शेक्सपियर अपने समकालीन नाटककारों के बीच में इतने पॉपुलर कैसे हो गए, ठीक है? कि भई इंग्लिश ड्रामा के अंदर उनका सबसे बड़ा नाम हो गया। कारण था कि उनकी जो रचनाएँ हैं वो समय से परे हैं। उनके जो नाटक आज भी अगर पढ़ते हैं तो वो लोग जो उनसे रिलेट कर जाते हैं। समय की बाध्यता जो है उनके ऊपर जो है नज़र नहीं आती उनके काम के अंदर। तो उसी तरीके से जो गिरीश कार्नाड जो एक भारतीय नाटककार हैं, इनके काम से भी हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने नाटक जो है वो बहुत पहले लिखे हैं। लेकिन इनके नाटकों के अंदर थीम इस तरह की है कि इनके ऊपर भी जो है समय की जो बाध्यता है, वो लागू नहीं होती है। इस कारण अगर ये कह दिया जाए, जब हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में ये फैक्ट आ जाएगा कि आधुनिक भारतीय रंगमंच के जो हैं ये शेक्सपियर हैं। कौन? गिरीश कार्नाड। ठीक है भई, ये तो थोड़ा-सा बेसिक था। भई तुगलक के अंदर क्या कुछ है? क्यों ये इतना पॉपुलर है? क्यों जो इसका रंगमंच इतना आम है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? क्योंकि इसकी थीम इस तरह की है। यस, ये तस्वीर से आप वाकिफ़ होंगी अगर आप जो है चीज़ों को थोड़ा देखते हैं यूट्यूब वगैरह, आप अगर पढ़ने-पढ़ाने के शौकीन रहे हैं तो गिरीश कार्नाड जो एक प्रमुख भारतीय शख्सियत हैं, ठीक है? एक प्रमुख भारतीय साहित्यिक व्यक्तित्व ये रहे हैं। हाल ही के अंदर 4-5 साल पहले इनका देहांत हुआ है, ठीक है भई? जो है इनका जन्म 1930, थोड़ा-सा शॉर्ट इंट्रो करते हैं, फिर हम अपने प्ले पर आएँगे। 1938 के अंदर जो इनका जन्म हुआ और 2019 के अंदर जो इनका देहांत हो गया। ठीक है भाई, वाज़ अ टावरिंग फिगर इन ए मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, थिएटर एंड सिनेमा। एक बड़ी शख्सियत हैं ये, भारतीय सिनेमा के। अगर आपने एक था टाइगर अगर मूवी देखी है तो उसके अंदर भी इनका अभिनय है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, इन्होंने जो है अ, सिनेमा के अंदर भी काम किया है, इनको फ़िल्म फेयर अवार्ड भी जो है मिले हैं। इस तरीके से एक वर्सेटाइल फिगर ही जो है ये है। लिटरेचर, साहित्य, थिएटर, सिनेमा के अंदर जो है कि बड़ी शख्सियत है। ही रोट प्राइमरली इन कन्नड़, चूँकि ये मूल रूप से जो है कर्नाटका से जो है बिलॉन्ग करते हैं, तो ये इन्होंने मूल रूप से जो इनकी जो मातृभाषा रही वो कन्नड़ रही, तो इनका पहले इन्होंने जो है ज़्यादा काम कन्नड़ के अंदर किया, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। और यही आप तुगलक जो आपके सिलेबस में प्ले है, उसके बारे में भी देखेंगे कि मूल रूप से जो कन्नड़ भाषा के अंदर लिखा गया, फिर जो है इन्होंने खुद ने जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, बट हिज़ प्लेज़ वर ऑफ़न ट्रांसलेटेड इंटू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेज़। His dramatic works often draw from history, mythology, folklore, and reinterpret them to address contemporary social, political, and existential थीम्स। अब ये जो है जो यहाँ पर लिखा गया है ना, ये कार्नाड की अगर आप ये देखें कि भई इनके बारे में सबसे विशिष्ट बात क्या है, जो कि आपके तुगलक प्ले के अंदर भी दिखेगी, तो वो ये है, ठीक है? ये अपने काम के अंदर, अपने जो इनका लिटरेरी काम है, उसके अंदर इतिहास, माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाएँ, फोकलोर मतलब लोक कथाएँ जो हैं वो शामिल करते हैं, ठीक है? जो इनको कुछ कहना होता है, वो जो है ये इतिहास से चीज़ों को उठाते हैं, ठीक है? ये जो है लोक कथाओं से चीज़ों को उठाते हैं, पौराणिक कथाओं से जो है एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं, उनके ज़रिए जो समकालीन सामाजिक राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं, वो दिखाने का ये जो है प्रयास करते हैं, ठीक है? उनके ज़रिए चीज़ें तो इतिहास से उठा ली इन्होंने, जो है पौराणिक कथाओं से उठा ली इन्होंने, लोक कथाओं से उठा ली। वो इतने रिलेटेबल जो है कंटेंट वहाँ से उठा कर लेकर आते हैं कि फिर जो है चीज़ें रिलेट हो जाती हैं कि कहीं न कहीं ये जो समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उनके ज़रिए जो है ये दिखाना चाह रहे हैं। आपकी तुगलक की जो है थीम भी यही है, ये इतिहास के एक शासक को उठाकर लेकर आते हैं और उस शासक के आदर्शवाद किस तरह से फेलियर जो है उसका रहा, उसके ज़रिए जो है ये 1950s आज़ादी के बाद जो भारत था, 1950s-60s का जो आदर्शवाद था नेहरू एरा का, उसके ऊपर जो इन्होंने हमला किया है। तुगलक के ज़रिए जो है नेहरू एरा का जो आइडियलिज़्म था, उसको दिखाने का इन्होंने प्रयास किया। सबसे विशिष्ट बात अगर गिरीश कार्नाड के बारे में है, तो वो ये है। ठीक है भई? यस, देखिएगा एक बार 2-4 मिनट के अंदर गिरीश कार्नाड का किस तरह का काम रहा है, इन्होंने क्या जो है नाटक लिखे हैं, किस तरह का सिनेमा में इनका काम रहा है, वो अभी 2-4 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। एक्टर रहे,
डायरेक्टर रहे, स्क्रीन राइटर रहे, मूल रूप से जो इन्होंने कई सी भाषा के अंदर काम किया, मूल भाषा तो इनकी कन्नड़ थी, फिर हिंदी में भी काम किया इन्होंने, तमिल में भी किया, अलग-अलग भाषाओं के अंदर इन्होंने काम किया है। इनकी मेजर लिटरेरी वर्क्स देखिएगा, सबसे पहले जो इनका प्ले आता है उसका नाम है ययाति, ठीक है? जो कि 1961 के अंदर आता है, फिर जो आपके सिलेबस के अंदर प्ले दिया गया है, वो आया इनका 1964 के अंदर तुगलक। तुगलक के बाद जो है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है, आगे फिर से जो हम बात करेंगे हयवदन, ठीक है? तीसरा इनका नाटक आता है, बाली, द सैक्रिफाइस, रक्त कल्याण, द फायर एंड द रेन, ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, राक्षस, तंगड़ी, इस तरह से जो है इनके जो कि 2018 के अंदर इनका अंतिम प्ले था। ये तो आपने देखा कि भई इनके जो नाटक किस तरह के रहे हैं, सबसे पहले ययाति आया, 1964 के अंदर तुगलक आया और अंतिम जो 2019 के अंदर इनका देहांत हो गया था, फिर जो लास्ट इनका जो प्ले रहा वो था राक्षस तांगड़ी तंगड़ी इस तरह से जो है, ठीक है? यस, उसके बाद इन्होंने फ़िल्म्स के अंदर किस तरह से काम किया है, इन्होंने एक्टर के रूप में भी कई सी फ़िल्मों के अंदर काम किया, जिसके अंदर आपने एक था टाइगर, टाइगर ज़िंदा है, जिसके अंदर ये तो आपने देखी भी होगी, डोर, इकबाल जो जिसमें वो श्रेयस तलपड़े जो है क्रिकेटर बनना चाहता होता है, वो थोड़ा गूंगा होता है, वो आपने देखी होगी, सॉरी वो इकबाल थी वो। तो संस्कार के अंदर इन्होंने काम किया एक्टर के रूप में, निशांत कोई फ़िल्म थी हिंदी, मंथन, स्वामी, मालगुडी डेज़, आर के नारायण का, ठीक है? उसके अंदर भी इन्होंने जो है अभिनय किया, इकबाल, डोर, एक था टाइगर, टाइगर ज़िंदा है। यानी कि वर्सेटाइल फिगर है। इन्होंने जो है एक अभिनेता के तौर पर भी जो है फ़िल्मों के अंदर काम किया है। डायरेक्ट भी की भई इन्होंने फ़िल्म ठीक है, जिसका नाम है वंश वृक्ष। ये जो है कन्नड़ के अंदर थी, जो कि इसको नेशनल अवार्ड भी जो इनको मिला। इन्होंने जो है डायरेक्ट भी फ़िल्मों के अंदर किया। पहले तो आपने देखा उन फ़िल्मों के अंदर तो इन्होंने अभिनय किया। अब ये जो वंश वृक्ष है, इसका इन्होंने डायरेक्शन किया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे नहीं, बस एक बार हम देख रहे हैं किस तरह की शख्सियत है। स्क्रीन राइटिंग का भी जो इन्होंने काम किया, संस्कार, भूमिका, मंथन, स्वामी, उत्सव, इस तरह की फ़िल्मों के अंदर इन्होंने पटकथाएँ लिखी हैं। ठीक है? यस, अब इनके अवार्ड्स देख लेते हैं भई, इनको जो है कौन से अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण भी जो है इनको भारत सरकार ने दिया है। ये सबसे बड़ा जो लिटरेरी अवार्ड है हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड, इनको जो है 1998 के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड भी जो है नाटकों के लिए जो विशेष योगदान है इनका नाटकों के अंदर, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2018 शायद सॉरी 1998 के अंदर दिया गया। फ़िल्म फेयर अवार्ड भी जो इनको मिला, नेशनल फ़िल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले भूमिका के लिए जो है इनको बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी जो है नेशनल फेयर जो फ़िल्म फेयर है, वो भी जो इनको दिया गया है, ठीक है? यस, यस। अब देखो, अभी तक जो आपने पढ़ा वो था कि भई गिरीश कार्नाड जो हैं, किस तरह की शख्सियत हैं। इन्होंने जो है किस तरह के नाटक लिखे हैं, किस तरह की इनकी थीम निकल कर आती है। सिनेमा के अंदर भी इन्होंने काम किया, अभिनेता के तौर पर भी, डायरेक्ट भी किए फ़िल्में, ठीक है? इनको जो है नेशनल अवार्ड भी स मिले मिले हैं। इस तरह से जो आपने इनके बारे में थोड़ा-सा देखा। अब जो है हम इस स्लाइड के ऊपर अपने प्ले पर आ गए हैं कि तुगलक वाज़ ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़ इन 1964। ये जो फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो ओरिजिनली जो है ये कन्नड़ भाषा के अंदर लिखा गया था, कब लिखा गया था? 1964। अब इस तरह के स्टेटमेंट आपके एग्ज़ाम के अंदर आएँगे क्वेश्चनों के रूप में कि सबसे पहले क्या जो इनका तुगलक था वो गिरीश कार्नाड का सब पहला नाटक था? तो जो है वो फैक्ट ठीक नहीं होगा। 1961 के अंदर ययाति जो इनका पहला नाटक था, तुगलक इनका सेकंड जो है वो प्ले है, नाटक है, इस जो कि 1964 के अंदर आता है और मूल रूप से वो कन्नड़ भाषा के अंदर लिखा गया। ठीक है? येस, दिस कार्नाड हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश एनकरेज्ड बाय एलिक पद्मसी जो है 1964 के अंदर तो कर्नाड ने जो है इसको मूल रूप से कन्नड़ भाषा के अंदर लिखा, फिर इन्होंने जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और उसको जो है प्रोत्साहन किसने दिया? इसने दिया, एलिक पद्मसी। इसने जो है इसको इनको प्रोत्साहित किया कि भई जो है ये नाटक अच्छा है और आप इसका ट्रांसलेशन करो। द इंग्लिश वर्ज़न वाज़ फर्स्ट स्टेज्ड इन अगस्त 1970। सबसे पहले जो इसका प्रस्तुतिकरण हुआ स्टेज के ऊपर इंग्लिश वर्ज़न का, ठीक है? पहले तो इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया, खुद ने ही किया। फिर जो है 1970 के अंदर इसका पहला प्रस्तुतिकरण होता है, कहाँ होता है? भूलाभाई देसाई ऑडिटोरियम। जो कि कहाँ है? बॉम्बे में है, प्रोड्यूस्ड बाय एलिक पद्मसी जो इनको प्रोत्साहन दिया, उसने जो है इसको प्रोड्यूस भी किया और साथ के अंदर कौन था? द थिएटर ग्रुप बॉम्बे। ये इनके बारे में थोड़ी-सी बेसिक जानकारी लिखी गई है कि भई कब लिखा गया, मूल भाषा के अंदर था, कौन-सी भाषा में था, ट्रांसलेशन कब हुआ, पहला प्रस्तुतिकरण जो है भूलाभाई देसाई ऑडिटोरियम में हुआ। पिछला सिलेबस था उसके अंदर अगर आप देखोगे, तो वही है ना कि 15 साल से एक ही सिलेबस था, तो शुरुआत के अंदर तो जो आपके ड्रामा-वरामा थे, नॉवल थे, वहाँ से बेसिक क्वेश्चन जो टेक्स्ट से थे, जो कैरेक्टर्स से जो क्वेश्चन थे, कहानी किस तरह की थी वहाँ से आए। लेकिन बाद में जो धीरे-धीरे अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन्स जो है वो इस तरह से भी पूछने लग गया था कि वो कब जो है पब्लिश हुए, कब जो उनका प्रस्तुतिकरण हुआ क्योंकि क्वेश्चन बचे नहीं थे। हालाँकि इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है, वैसे जैसा कि हम करते हैं कि हम केवल और केवल उन्हीं फैक्ट्स पर जो है ध्यान करते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक हैं।
तुगलक वाज़ एन इमीडिएट सक्सेस ऑन द स्टेज। ये प्रस्तुतिकरण के साथ ही जो इसको बढ़िया जो है लोगों ने सराहा इसको, क्योंकि रिलेटेबल था, लोग जो है रिलेट कर गए इस नाटक के साथ। कहानी इतिहास की ज़रूर थी, लेकिन चीज़ें जो इस तरह से दिखाई गई कि वो समकालीन जो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ थी, लोग जो उनसे रिलेट कर गए। इट वाज़ फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन कन्नड़ इन 1965, ठीक है? 1965 के अंदर, जैसा कि पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि 1964 के अंदर इसको लिखा, फिर 1970 के अंदर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, अब यहाँ पर जो है कन्नड़ में 1965 के अंदर ही प्रोड्यूस्ड हो गया था, वाज़ आल्सो डन अबाउट द सेम टाइम इन हिंदी बाय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। 1965 के अंदर इसका हिंदी ट्रांसलेशन व प्रस्तुतिकरण हो गया था। बंगाली एंड मराठी प्रोडक्शन फॉलोड एंड इन 1970 देयर वाज़ एन इंग्लिश प्रोडक्शन इन बॉम्बे व्हिच वाज़ अ मेजर सक्सेस। अभी तक जो आपने 2 स्लाइड के अंदर देखा, वो देखा कि मूल रूप से जो है ये कन्नड़ भाषा के अंदर लिखा गया 1964 के अंदर। फिर जो इसका पहला जो प्रोडक्शन हुआ, वो हुआ 1965 के अंदर, जो कि कन्नड़ के अंदर ही था। फिर हिंदी, बंगाली, इसका अलग-अलग भाषाओं के अंदर जो इसका ट्रांसलेशन हुआ, और इंग्लिश, जो कि आपको ध्यान में रखना है कि भई इंग्लिश जो जो प्रस्तुतिकरण था, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन खुद ने ही इन्होंने किया, फिर इसका जो फर्स्ट जो प्रस्तुतिकरण हुआ, रंगमंच हुआ, वो 1970 के अंदर बॉम्बे में हुआ। ये आपको थोड़ा-सा इसके बारे में ध्यान में रखना है। यस, देखिएगा, अब जो है इस स्लाइड पर हम अपने प्ले पर आ चुके हैं। अभी तक हमने ग्रीस कार्नाट का शॉर्ट इंट्रो देखा, फिर जो है हमने आपका ये प्ले कब लिखा गया है, मूल भाषा के कौन-सी इसकी मूल भाषा थी, फिर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन कब हुआ, वो सब हमने देखा। अब जो है इस प्ले के अंदर क्या कुछ जो आप पढ़ने वाले हो, जैसा कि तुगलक से नाम समझ में आता नहीं है, तो तुगलक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की जो कहानी आपको इस प्ले के अंदर दिखाई जाएगी, ठीक है? क्या दिखाया जा रहा है, एक बार पीछे से जो है चीज़ों को जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत का क्रम जो है यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले गुलाम वंश जो है वहाँ पर था, फिर जो है खिलजियों की सल्तनत वहाँ पर आई, और खिलजियों के बाद तुगलक, सैयद, लोदी। हमें औरों से मतलब नहीं है, हम तो यहाँ पर फ़ोकस करेंगे। एक बार जो है थोड़ा-सा रिलेट कर पाओ चीज़ों को, क्रम से जो है चीज़ों को जोड़ पाओ, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा गया है। देखो कुछ इस तरह से मामला था कि जो खिलजियों का अंतिम सुल्तान था, खिज़र खां, नसीरुद्दीन शाह, इस तरह से उसका नाम रहा है, उसको हराकर जो है गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली। गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 के अंदर खिलजियों के अंतिम सुल्तान को जो है हराता है, ठीक है? यानी कि तुगलक वंश का जो प्रथम शासक रहा जिसने तुगलक वंश की नींव डाली, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। अब उसका बड़ा बेटा, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी कहानी आप इस प्ले के अंदर जो है पढ़ने वाले हो, वो जो है शासक बनता है 1325 के अंदर, 5 साल बाद में, और ये जो है कब तक शासन के अंदर रहा? 1351। कुल 26 साल का जो है इसका शासन रहा, ठीक है भई? कुल 26 साल का जो है शासन आपको मोहम्मद बिन तुगलक का देखने को मिलता है। तो इस प्ले के अंदर आप जब देखोगे, जब इसका टेक्स्ट आप देखोगे, तो सीन फर्स्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर कहानी जो है आपके प्ले तुगलक के अंदर 1327 से शुरू होती है। लेकिन राजा तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 के अंदर ही बन गया था। तो 1325 से लेके 1327, ये जो 2 साल थे, ये इसकी छवि यहाँ पर बड़ी पॉजिटिव जो है वो रहती है जनता के बीच में, कॉमन पीपल के बीच के अंदर, ठीक है? तो क्यों ऐसा? ऐसा है कि यहाँ तक जो खिलजियों का जब शासन था, तब धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी। तो फिर जो है खिलजियों के बाद में, अंतिम सुल्तान के बाद में गयासुद्दीन तुगलक जो है शासन के अंदर आता है, तो गयासुद्दीन तुगलक को तो इतना समय मिला ही नहीं। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन के अंदर आता है, तो ये इस तरह की छवि लेकर जो है शासन के अंदर आया कि एक तो ये काफ़ी पढ़ा-लिखा था। ठीक है? और फिर जो है ये धार्मिक सहिष्णुता की बातें करता है, न्याय की बातें करता है, एकता की बातें करता है, समानता की बातें करता है। तो जो है इसको एक अच्छे शासक के रूप में शुरुआत के अंदर देखा जाता है कि भई इस तरह की कट्टरता के बीच के अंदर भी इस तरह का शासक आया जो कि मुस्लिम है, लेकिन हिंदुओं की जो है बराबरी की बात कर रहा है, और अपने शासन के अंदर ऊँचे पदों पर भी जो है हिंदुओं को ये बैठा रहा था। न्याय की ये बात करता था, आम लोगों की जो है बात करता था। जब न्याय की बात आती थी, तो खुद भी जो है ये न्यायालय कटघरों के अंदर खुद चला जाया करता था। तो शुरुआत के साल 2 साल जो है इसकी छवि अच्छी रहती है। इसी कारण जो इसको बताया जा रहा है कि एक विचित्र राजा के रूप में इसको याद जो इतिहास कर रहा है, कारण शुरुआत में अच्छा रहता है, लेकिन इसके डिसीजंस जो है वो आगे भी इस तरह का लेगा कि वो डिसीजन इतने बवंडर साबित होंगे कि कंप्लीट फेलियर जो है आगे के इसके 25-26 साल रहने वाले हैं। ठीक है? इतना मैंने आपको इसलिए बताया कि भई पहले की परिस्थितियाँ कैसी थी, फिर जो तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक शासन के अंदर आया, तो क्यों इसको जो है पहले इसकी छवि जो है वो सकारात्मक थी, वो इस कारण थी कि धार्मिक कट्टरता पहले हावी थी। ये आया तो पढ़ा-लिखा था, ये धार्मिक सहिष्णुता की बातें कर रहा था।
यस, अब देखो हम तुगलक डायनेस्टी पे आ गए, जो कि ये जो समय बताया गया है, इसका फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक है, जो कि हम देख चुके हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक 1325 के अंदर शासक बनता है, और इसके 2 डिसीजन यहाँ पर लिखे गए हैं कि भई वो जो 2 निर्णय जो दिखने के अंदर, सुनने में जो है वो ठीक लग रहे थे, जिसके अंदर आदर्शवाद दिखता है उन दोनों निर्णयों के अंदर, कहीं न कहीं इसकी सोच भी जो है वो ठीक दिखती है उन निर्णयों के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो व्यावहारिकता की उन निर्णयों के अंदर इतनी कमी जो है दिखती है कि पूरा शासन जो है वो जो तहस-नहस इसका हो जाता है। वो 2 निर्णय कौन-से हैं? एक तो जो है ये दिल्ली से जो है अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट करता है। क्यों करता है? क्या कारण रहे? अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? एक टोकन करेंसी जो एक्सपेरिमेंट करता है कि चांदी के सिक्के चला करते थे इसके शासन में, और ये चांदी को हटाकर जो है ये कॉपर के सिक्के जो है चलवाता है। वो क्यों किया इसने? वो भी जो है हम बात करेंगे। 2 निर्णय एक बार यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि निर्णय सुनने में तो ठीक लगे पहले तो, ठीक है? कहीं न कहीं इसकी सोच भी ठीक थी, लेकिन इनके अंदर ये जो व्यावहारिकता थी उसकी इतनी कमी थी कि फिर जो है मामला पूरी तरीके से गड़बड़ा जाता है। ये 2 निर्णय रहे। अभी इसने जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी शिफ्ट करने का निर्णय क्यों लिया? पहले तो उस पर बात करेंगे, फिर टोकन करेंसी पर बात करेंगे। यस, देखिएगा आपको एक इंडिया का मैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अंदर पहले तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब ये शासन के अंदर था तो तुगलक डायनेस्टी यहाँ से यहाँ तक जो है फैली हुई थी। हम इस मैप से जो समझने का प्रयास करेंगे वो ये समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 2 निर्णय जो है बवंडर साबित होते हैं, जिसके अंदर पहला निर्णय जो कि दिल्ली से अपनी राजधानी जो है दौलताबाद शिफ्ट करता है। क्यों करता है? उसके पीछे 2 कारण जो है खुद ही बताता है, और दोनों कारण कौन से हैं वो इस मैप के अंदर हम समझते हैं। यस, देखो, पहला जो निर्णय ये लेता है और निर्णय के पीछे इसने 2 कारण बताए कि भई ऐसा निर्णय क्यों ले रहा है, तो वो देखो पहले। तो सबसे पहले मैप के अंदर थोड़ा-सा हो सकता है दूर आपको नज़र आए, तो मैं इंगित कर देता हूँ कि ये तो है दिल्ली। ठीक है? और ये है दौलताबाद। तो ये जो है अपनी राजधानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है। कारण उसके पीछे इसने ये बताया, क्योंकि आप हम समझ ही सकते हैं कि दिल्ली जो हमारी राजधानी है, उत्तर भारत के अंदर आ जाती है। तो जो भी हमारे ऊपर बाह्य आक्रमण हुए, जो बाह्य आक्रमणकारी यहाँ पर आए, हमारे ऊपर आक्रमण हुए, वो इसी साइड से आते थे। ठीक है? तो दिल्ली की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि यहाँ से जो इन बाह्य आक्रमणकारियों का यहाँ तक पहुँचना आसान होता था। तो पहले जो हम मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि इसके निर्णय कहीं न कहीं ठीक दिखते हैं, लेकिन ये अपनी उस समय की परिस्थितियों पर कि भई इसकी स्टेट की जो है क्या परिस्थितियाँ हैं, उनको दरकिनार कर देता है और अपना आदर्शवादी जो है निर्णय, आदर्श से जो भरे हुए निर्णय उन्हीं को लागू करने का प्रयास करता है, उनके अंदर व्यावहारिकता होती नहीं है, इस कारण जो है फेलियर होता है। लेकिन कहीं न कहीं ये ठीक भी सोचता है, ठीक है? लेकिन फेलियर होगा उसके अंदर, उसका पीछे जो कारण है वो ये है कि व्यावहारिकता नहीं होती, यहाँ की जो परिस्थितियाँ कैसी हैं लोगों की वो दरकिनार ये कर देता है। तो इसने जो पहला कारण ये बताया कि मैं दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके ऊपर हमेशा बाह्य आक्रमण का जो है खतरा रहता है, विशेषकर जो है मंगोलों की बात करता है। असुरक्षा के कारण और अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करता है। पहला तो कारण ये बताता है कि भई मैं दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है? कारण हम पहले देख रहे हैं। दूसरा कारण इसने ये बताया, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि भई ये धार्मिक सहिष्णुता की बातें करता है, ये मुस्लिमों और हिंदुओं को जो है बराबरी पर जो है रखना चाह रहा है। तो उस समय जो है यहाँ पर मुस्लिमों की जो है तादाद ज़्यादा थी, और दौलताबाद के अंदर चूँकि दक्षिण भारत के अंदर हिंदुओं की संख्या जो है ज़्यादा है, तो इस तरह से जो है सामंजस्य बैठाना चाह रहा था। इसने ये भी कहा कि भई दक्षिण भारत के अंदर जो है हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर जाकर जो है चीज़ें जो है सहिष्णु बनेंगी, धार्मिक सामंजस्यता जो है वो बढ़ेगी। ये इस तरह से 2 कारण जो है दिल्ली को दौलताबाद शिफ्ट करने के अंदर, अपनी राजधानी के अंदर देता है। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, एक तो ये कि भई दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है वो इस तरह की थी कि यहाँ पहुँचना जो है आसान होता था। लेकिन जब यहाँ तक, अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि भई दौलताबाद के अंदर जब ये आक्रमणकारी यहाँ पहुँच सकते हैं, तो दौलताबाद क्यों नहीं पहुँच पाएँगे? उसका कारण ये है कि इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं दौलताबाद की, यहाँ तक नर्मदा ताप्ती की जो है घाटियाँ आ जाती हैं। पहले जो वो आक्रमणकारी थे वो घोड़ों पर बैठकर आते थे, तो जो घोड़ों के लिए जो परिस्थितियाँ यहाँ तक अनुकूल नहीं थी। फिर जो अपना वो राशन-वाशन साथ के अंदर लाया करते थे, तो यहाँ तक जो है वो चल चल पाए, इसके ऊपर भी जो शंका रहती थी। तो कहीं न कहीं ये था इसके पीछे कि भई दिल्ली से दौलताबाद वो राजधानी इसलिए शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि दौलताबाद तक जो है चीज़ें इतनी आसान बाह्य आक्रमणकारियों के लिए रहेंगी नहीं। फिर दूसरी उसने धार्मिक सहिष्णुता वाली बताई कि भई यहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, और फिर जो है मुस्लिम हिंदू यहाँ पर सामंजस्य स्थापित हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी।
ठीक है? इस कारण जो है इसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन ये बड़ा त्रासदी साबित होगा क्योंकि इसने जो है उस समय लोगों की, इसके शासन के अंदर लोगों की क्या परिस्थितियाँ हैं उसको ये भूल जाता है। भूखमरी थी, गरीबी थी, लोग-बाग जो है अपने छोटे बच्चे, अपने जानवर, अपने घरों को पीछे छोड़कर जो चल पड़ते हैं रास्ते के अंदर, उनकी बुरी तरीके से डेथ होती है, लोग जो है कोसते हैं। पूरी तरीके से जो है अराजकता का माहौल जो है इस शिफ्ट करने के अंदर हो जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं जब हमारे यहाँ पार्टीशन हुआ तो उस समय अगर आप मूवी-वूवी देखते हैं कैसे ट्रेनों के अंदर, गाड़ियों के अंदर भर-भर के लोग जा रहे हैं, तो वैसा-सा माहौल हुआ कि लोग जब शिफ्ट कर रहे थे, तो लोगों को काफ़ी कुछ जो है झेलना पड़ा। इस कारण जो बवंडर साबित ये निर्णय हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकल पने की कमी इस निर्णय के अंदर थी। यस, अब देखो क्या लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ा वही जो है यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा एक बार। यस, देखिएगा क्या कुछ यहाँ पर लिखा गया कि भई प्ले की जो बिगिनिंग है वो कैसे होती है। एक डिसीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों लिया गया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, दूसरा भी हम देखेंगे। पहले इस प्ले के अंदर शुरुआत कैसे होती है वो देखिएगा। 1327 जैसा कि मैंने आपको बताया, 1325 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक राजा तो बन जाता है, शासक तो बन जाता है, लेकिन आपके प्ले के अंदर जो कहानी दिखाई गई है वो 1327 से दिखाई गई है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इज़ शोन एज़ एन आइडियलिस्ट रूलर हू ड्रीम्स ऑफ जस्टिस। इसको जो शुरुआत के अंदर एक आदर्श से भरा हुआ शासक इसको दिखाया जाता है, जो कि जो है न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है, रिलीजियस टॉलरेंस, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। शुरुआत के अंदर हमने देखा कि साल 2 साल जो है इसके जनता के अंदर इसकी जो छवि है वो अच्छी बनती है। बट हिज आइडियलिज्म सून टर्न्स इनटू इम्प्रैक्टिकल एंड हार्श डिसीजन। लेकिन इसका जो ये आदर्श हुआ था वो जल्दी ही जो है वो बदल जाता है अव्यवहारिकता के अंदर और क्रूर निर्णय के अंदर जो है बदल जाता है। जो कि देखो अब इससे समझ सकते हैं कि इसने राजधानी शिफ्ट की तो बड़ी अव्यवस्थाएं हुई। जो भी इसके नीचे छोटे मोटे शासक थे वो इसके खिलाफ बोलने लग गए कि हमारी जनता परेशान हो रही है। फिर इसका एक जो है सेनापति होता है जिसका नाम हम देखेंगे, वो इसको इतना भड़काता है कि ये जो जो भी लोग ये जो है बोल रहे हैं ना आपके अगेंस्ट, इनकी सबकी जो है आप हत्या करवाओ। तो फिर जो है अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है एक के बाद जो है ये हत्याएँ करवाता है। ठीक है? यानी कि शुरुआत के अंदर जो निर्णय ठीक लग रहा था, लेकिन उसके अंदर अव्यवहारिकता की इतनी कमी थी कि फिर जो है उसके बाद ये इतना क्रूर बन जाता है कि एक के बाद हत्याएँ करवाता है। किनकी? जो इसके खिलाफ बोल रहे थे, उनकी। यस, देखो अब मेजर डिसीजंस ऑफ तुगलक एंड देयर इम्पैक्ट्स। आप इस प्ले के अंदर आप देखोगे तो इन 2 घटनाओं के पीछे जो आपका पूरा प्ले घूमता हुआ नज़र आएगा, जिसके अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि जो इसने राजधानी शिफ्ट की थी दिल्ली से दौलताबाद, कारण हमने देख लिया, ठीक है? कि भई मंगोलों का खतरों के कारण जो है ये दौलताबाद जो अपनी राजधानी शिफ्ट करता है। उसका क्या परिणाम हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ कि जर्नी बहुत ज़्यादा थी, एग्ज़ॉस्टिंग जर्नी थी, लोग थक रहे थे, हज़ारों जो है भूखमरी के कारण, जो है गरीबी के कारण मर रहे थे। इतना लंबा बच्चों को चलकर लेके चलना इतना आसान थोड़ी होता है और लोग जो है इससे काफ़ी नाराज़ होते हैं। यस, अब देखो इसका दूसरा निर्णय कि इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। अब ये इसका एक और जो है निर्णय बहुत बुरी तरीके से बाउंडर साबित होने वाला है। अब इसने क्या किया, इसके शासन के अंदर सिल्वर कॉइन चला करते थे, चांदी के सिक्के चला करते थे। चांदी की कमी आई, तो जो है इसने इस तरह का निर्णय लिया कि है तो आखिर धातु ही। अब जब मैं आज से ये कह दूँ कि भई जो तांबा-पीतल है वो भी जो है सिल्वर कॉइन की तरह ही जो उनकी कीमत होगी, तो फिर क्या दिक्कत है, धातु की कमी रहेगी नहीं, क्योंकि शासन के अंदर सिल्वर की कमी आ गई थी। तो जो है ये अर्थव्यवस्था इसी तरीके से चलती रहे, तो इसने ऐसे सोचा कि है तो धातु ही, जब मैं ये कह दूँ कि भई ये जो तांबा-पीतल है ये भी जो सिल्वर कॉइन के बराबर है, तो फिर क्या दिक्कत आएगी? धातु तो धातु होती है, इसने इस तरह से सोचा, लेकिन प्रैक्टिकल पने की कमी थी, इसने ठीक से इम्प्लीमेंट उन चीज़ों को नहीं किया। इसने ये निर्णय दे दिया कि भई आज से जो तांबा-पीतल है, इसके सिक्के जो हैं बाज़ार में होंगे, वो सिल्वर कॉइन के जितनी ही बराबरी उनकी होगी। अब लोगों ने जो है, वो जो बदमाश लोग थे, उन्होंने घर पे ही सिक्के बनाने शुरू कर दिए, ठीक है? और इस तरह से बाज़ार के अंदर जो है नकली करेंसी की बाढ़ आ गई। इसने व्यवस्था ही नहीं की कि भई कौन-सा असली होगा, कौन-सा नकली होगा। लोगों ने जो है नकली करेंसी बनानी स्टार्ट कर दी, तांबा-पीतल तो घर के अंदर होता ही है, और सिल्वर कॉइन्स को जो भी बाज़ार के अंदर था, उनको जमा करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से जो पूरी अर्थव्यवस्था सुधरने के बजाय पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, ठीक है? तो ये निर्णय भी इसका बवंडर साबित होता है। यस, ये जो 2 आप यहाँ पर जो तस्वीर लगाने का प्रयास किया, ये तो आप देख रहे हो कि शासक है, ठीक है? और ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर रहा है, लोग-बाग देखो वहाँ पर पैदल चल रहे हैं, ठीक है? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, और ये लाइन लेके जो है चल रहे हैं। इस तरीके से हज़ारों लोग जो हैं इस रास्ते के अंदर मारे जाते हैं, ये बवंडर साबित होता है। दूसरा डिसीज़न आप ये देख रहे हो कि टोकन करेंसी लेकर आता है, सिल्वर कॉइन की जगह जो इसने ये कहा कि धातु के जो तांबा-पीतल के सिक्के हैं, उनकी जो वैल्यू है वो भी सिल्वर कॉइन के बराबर होगी। फिर जो है नकली करेंसी की बाढ़ जो है वो बाज़ार के अंदर आ जाती है, इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है।
यस, अब देखो एंडिंग किस तरह से होती है, शुरुआत के अंदर एक अच्छा शासक था, 2 निर्णय बड़े विपरीत साबित होते हैं, जो लोग पहले इसके पक्ष में थे, वो इसके विपरीत हो जाते हैं, तो एंडिंग बड़ी जो है इसकी निराश लिए हुए होती है। लास्ट के अंदर तुगलक के साथ ऐसा होता है, बिकम आइसोलेटेड एंड लोनली, पूरी तरीके से अलग-थलग हो जाता है, इसके जो भी सगे-संबंधी थे, उसको छोड़ चुके होते हैं और बहुत सारों की तो जो है हत्या ही जो है करवा चुका होता है, ठीक है? हिज़ आइडियलिस्टिक इमेज ब्रेक्स डाउन इंटो दैट ऑफ क्रूअल एंड फेल्ड रूलर, जो इसकी एक आदर्शवाद वाली जो छवि थी, वो बदल जाती है किसके अंदर, एक कंप्लीट फेलियर और एक जो है क्रूअल, एक जो है अत्याचारी शासक के रूप में जो है इसको फिर जो है लास्ट के अंदर देखा जाने लगता है, क्योंकि एक के बाद एक हत्याएँ करवाता है अपने निर्णय को सही दिखाने के लिए। इन द एंड इवन हिज क्लोजेस्ट एलाई डेजर्ट्स हिम, इसके जो सबसे नज़दीक लोग थे वो भी जो इसको छोड़ देते हैं। द प्ले एंड्स विद द मैसेज दैट ए रूलर, अब देखो इसकी थीम निकल कर आ रही है, ए रूलर मस्ट बैलेंस आइडियलिज्म विद प्रैक्टिकलिटी, अदरवाइज बोथ गवर्नेंस एंड सोसाइटी कोलैप्स, ठीक है? इसकी इस अगर आप ये देखो कि भई इस प्ले की, इस ड्रामा की क्या थीम निकल कर आती है, तो वो है आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसके अंदर दिखता है। कि भई कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सुनने बोलने के अंदर अच्छे ज़रूर लगते हैं, ठीक है? आदर्शवाद उनके अंदर दिखता है, लेकिन उनके अंदर अगर उन निर्णयों के अंदर अगर व्यावहारिकता की कमी होगी, तो फिर जो है चीज़ें कोलैप्स करेंगी, चीज़ें हो नहीं पाएँगी, ठीक है? वो देख सकते हैं, अब वो उस समय किससे रिलेट कर रहे हैं, ये आदर्शवाद जो तुगलक का आदर्शवाद था, वो नेहरू के आदर्शवाद से रिलेट कर रहे हैं। फिर आप अगर ये प्ले इतना जो है वो समय से परे है कि हम आज के शासन से भी रिलेट कर जाएँगे। हम एक इस चीज़ के बारे में तो कह ही सकते हैं कि जो करेंसी हमारे यहाँ भी बदली गई थी, उसके अंदर वो सुनने में बड़ा मामला ठीक ठीक था, वो जो नोट बदले गए थे, ठीक है? लेकिन उसके अंदर व्यावहारिकता की कमी थी, उससे हमारी जो इकोनॉमी थी, वो काफ़ी प्रभावित हुई है, ठीक है भई? यानी कि यहाँ पर जो ये बताया गया है कि एक जो शासक होता है, वो उसको बैलेंस करके चलना होता है आदर्शवाद के अंदर और व्यावहारिकता के अंदर। और यही आप आपके आम जीवन के अंदर भी देख सकते हैं। पढ़ाई छात्र हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप अगर 15, 16, 18 घंटे का अगर टाइम टेबल बना रहे हो, तो सुनने में ज़रूर ठीक लगेगा कि इतना पढ़ता है, लेकिन व्यावहारिकता की उसके अंदर कमी, इतना ना पढ़ा जाए नहीं पढ़ा जाएगा। आप 2-4 दिन कोशिश करोगे, तो फिर इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे कि फिर अगले 5 दिन आपसे जो है किताब उठाई नहीं जाएगी। यस, अब देखो ये तो कहानी थी, अब थोड़ा कैरेक्टर्स में जो है देख लेते हैं कि भई कौन से कैरेक्टर्स इस प्ले के अंदर आप देखने वाले हो। सबसे पहले तो इतना तो आपको पता लग ही गया कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, वो इसका प्रोटैगनिस्ट है, सेंटर के अंदर है, उसकी कहानी आपको इस प्ले के अंदर दिखाई जाएगी। आप देख ही चुके हो, मेन कैरेक्टर है, अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करता है, सिल्वर सिक्कों की जगह जो है कॉपर सिक्के लेकर आता है। शुरुआत के अंदर धार्मिक सहिष्णु दिखता है, मॉडर्न दिखता है, लेकिन उसके बाद जो है इसकी छवि एक अत्याचारी शासक की बनती है, क्योंकि एक के बाद हत्या करवाता है। क्यों करवाता है हत्या? क्योंकि निर्णय जो व्यावहारिकता से दूर है, बस उनको ठीक दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारा शासक हूँ, मैं तुम्हारे साथ ठीक ही कर रहा हूँ। यस, आप देखो एक और मेजर कैरेक्टर है जिसका नाम नजीब है, वज़ीर-ए-आज़म है, इसका प्रधानमंत्री है। इसके बहकावे में ये रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, है ना? कहीं न कहीं इसका भी बड़ा रोल होता है, इसको बिगाड़ने के अंदर, इसको खत्म करने के अंदर। जिसका नाम है नजीम, जो इसका प्रधानमंत्री होता है और यही इसको सलाह देता रहता है कि आप जो कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, आपने ये राजधानी बदली वो भी ठीक है, आप टोकन करेंसी लेकर आए वो भी ठीक है, ये फलाना-फलाना शासक आपके खिलाफ बोल रहा है, इनकी हत्या करवाओ, और हत्या उनकी करवाई भी जाती है। शेख इमामुद्दीन, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, हालाँकि जो है रोल बड़ा इसका छोटा-सा है, एक धार्मिक नेता है, जो कि जिसका प्रभाव जनता पर काफ़ी दिखता है, और ये जो है फिर असुरक्षा जो है लेकर आता है, असुरक्षित जो है आपका ये मोहम्मद बिन तुगलक इस शेख इमामुद्दीन से जो है वो देखेगा कि भई खुद को जो है असुरक्षित महसूस करेगा इस व्यक्ति से, फिर इसकी भी ये हत्या करवा देगा। एक धार्मिक नेता है शेख इमामुद्दीन, ठीक है? जिसका जनता पर प्रभाव दिखता है, लेकिन इसको इससे असुरक्षित भावना जो है आपकी इसके अंदर आती है मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर, और इसको भी जो है वो सल्टवा देगा। यस, इसकी स्टेप मदर भी है जो मोहम्मद बिन तुगलक से जो है प्रेम करती है, लेकिन ये भी षड्यंत्रों के अंदर फँसती है और अंत के अंदर ये भी मारी जाएगी, है ना? एक ये है बर्नी, जो कि हिस्टोरियन रहा है, जियाउद्दीन बर्नी, आपने इसका नाम सुना होगा। ये भी इसके अंदर करैक्टर है जो कि इसके शासन के अंदर है और इसका इतिहास लिखता है, इसके निर्णयों की तारीफ़ करता है, लेकिन जब इसके साथ बुरा होता है तो ये भी दुखी होता है, ठीक है? आपने देखा होगा इसकी तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, जिसके अंदर इसने जो है तुगलकों का जो भी शासक रहे हैं उनका इतिहास इसने लिखा है। ये भी इसके अंदर करैक्टर है जो कि इसके शासन के अंदर है।
आज़म एंड अज़ीज़, ये 2 में जो है कैरेक्टर जिसके अंदर मुख्यतः आपका है अज़ीज़, ये इस तरह का कैरेक्टर है कि इसके डायलॉग जो आप पढ़ोगे प्ले के अंदर तो आपको थोड़ी हँसी भी आएगी। दोनों चालाक हैं जिसके अंदर ये बड़ा चालाक है मुस्लिम लेकिन जो है हिंदू ब्राह्मण का भेष धारण करके जो राजा को ठगता है और जो भी जो है अव्यवस्थाएँ होती हैं दिल्ली से दौलताबाद करने के अंदर और करेंसी एक्सचेंज करने के अंदर टोकन करेंसी जो लाई गई, उससे जो भी स्टेट के अंदर अराजकता का माहौल बना उसके अंदर ये बड़ा जो है अवसरवादी बनकर जो है चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, पैसे खूब पैसे ये कमाता है, ठीक है? बड़े चालाक हैं और ये इसका साथी है। क्लेवर, ट्रिकस्टर, बड़े चालबाज़ लोग हैं। आज़म इज़ ए मुस्लिम ट्रेडर जिसके अंदर आज़म जो है मुस्लिम ट्रेडर है। अज़ीज़ दो ए मुस्लिम प्रिटेंड्स टू बी ए ब्राह्मण हालाँकि अज़ीज़ भी जो है मुस्लिम है लेकिन ये ब्राह्मण बनता है। दे चीट पीपल एंड फाइनली मॉक तुगलक्स पॉलिसीज़ ये लोगों जो भी अराजकता का माहौल बनता है ना, उसके अंदर ये अवसरवादिता जो है दिखाते हैं, चीज़ों का ये फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। जिसके अंदर मैंने इनकी तस्वीर लगाई है क्योंकि मुझे जो है तुगलक और इसके प्रधानमंत्री का नाम है नज़ीम, शेख इमामुद्दीन, इसकी माँ और उसके बाद अगर मुझे उनसे भी ज़्यादा अगर सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स जो इस प्ले के अंदर नज़र आते हैं, वो हैं ये अज़ीज़ और आज़म, ठीक है? इनकी तस्वीर लगाई है, हँस रहा है ये, ठीक है? खूब फ़ायदा उठाता है चीज़ों का, ये आज़म है और ये अज़ीज़ है। रतन सिंह, ठीक है? ये हिंदू जो है भई शासन बड़ा राजा तो कौन है? मुख्य जो शासन किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का है और उसके नीचे कई से और भी तो शासक हैं जो उसके अधीन है जिसके अंदर रतन सिंह है, शमसुद्दीन एक इमाम है और भी जो है आपको कई से शासकों का नाम यहाँ पर दिखेगा। यस, अब देखिएगा आप जो है प्ले की कहानी समझ चुके होंगे, तो अब थीम किस तरह की निकल कर आती है वो भी समझ जाएँगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियलिज़्म एंड रियलिटी जैसा कि हमने पहले भी बात की कि भई आदर्शवाद और यथार्थवाद के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट द्वंद जो है इस पूरे प्ले की थीम निकल कर आती है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके निर्णय के अंदर आदर्शवाद तो दिखता है लेकिन प्रैक्टिकल पन्ने की भारी कमी उन निर्णयों के अंदर होती है और उनका जो इम्पैक्ट है, रिज़ल्ट है वो बड़ा बवंडर साबित होता है। ठीक है, तुगलक हाई आइडियल्स, सेक्युलरिज़्म, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, समानता की बात करता है, रिफ़ॉर्म की बात करता है, लेकिन उनकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, वो एकदम उलट होती हैं। रिलिजन वर्सेस पॉलिटिक्स, द प्ले शोज़ दैट व्हेन रिलिजन इज़ मिक्स्ड विद पॉलिटिक्स, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। अगर धर्म जो है वो राजनीति पर हावी होगा, उसके साथ मिक्स करेगा, तो चीज़ें जो है वो हिंसा बढ़ेगी और जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। अब्यूज़ ऑफ पावर जैसा कि शासक बना, अच्छा शासक था, लेकिन अपने निर्णयों को ठीक साबित करने के चक्कर में फिर जो है पावर का जो है ये गलत इस्तेमाल करता है, लोगों की जो है एक के बाद ये हत्याएँ करवाता है। सफरिंग ऑफ द कॉमन पीपल बिना चीज़ों को ध्यान में रखे हुए कि भई इसकी शासन की इसके जो स्टेट है उसकी किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, उनको ध्यान में ना रखकर जो इसने केवल अपना जो है निर्णय सुना दिया कि भई आज कल से जो है दिल्ली से दौलताबाद हमें चलना है। फिर जो है लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, भुखमरी से मरते हैं, इतनी दूरी बुजुर्गों और बच्चों के लिए बड़ी, महिलाओं के लिए बड़ी जो है कष्टदायी साबित होती है। कॉन्स्पिरेसी एंड बिट्रेयल षड्यंत्र जो है धोखा आपको इस प्ले के अंदर दिखेगा कि असुरक्षित जो आपका ये राजा महसूस करता रहेगा और एक के बाद जो है वो हत्याएँ करवाएगा। लोनलीनेस एंड डिस्पेयर लास्ट के अंदर जो है सभी आस-पास जो इसके नज़दीकी लोग थे उसको छोड़ चुके होते हैं या फिर उनकी वो हत्या करवा चुका होता है। लास्ट के अंदर अलग-थलग अकेला जो है आपका शासक पड़ता है कि योग्य शासक होते हुए भी जिसके निर्णयों के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल पने की कमी थी, फिर किस तरह से जो चीज़ें बवंडर साबित हुई और इतिहास इसको आज एक जो है कंप्लीट फेलियर शासक के रूप में याद कर रहा है। इस तरह से थीम जो है वो तुगलक की निकल कर आती है। अब यहाँ पर देखिएगा कि भई ये जो प्ले है वो 1960s के अंदर भी लोगों ने खूब पसंद किया और आज भी जो है उतना ही समकालीन नज़र आता है। उसके पीछे कारण ये है कि वो जो तुगलक का आदर्शवाद था वो 1950-60 जो भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद नेहरू एरा का जो आदर्शवाद था, उस समय लोगों ने जो उसके साथ रिलेट कर लिया क्योंकि हमारे यहाँ पर भी जो है वो इतनी त्रासदी हमने झेली थी विभाजन की, उसके बाद भी जो हम केवल और केवल आदर्श भरी बातें ही कर रहे थे, तो लोगों ने उसके साथ रिलेट कर लिया। आज का जो शासन चल रहा है, उससे भी जो है आप उस ये जो तुगलक की परिस्थितियाँ, उसे आप रिलेट कर जाओगे। कहीं न कहीं आज भी कुछ ऐसे डिसीज़न्स जो हैं, वो लिए गए हैं, वो लिए जा रहे हैं, जिनके अंदर आदर्शवाद जो हो हावी दिखता है, प्रैक्टिकलपना उनके अंदर दिखेगा नहीं। जो नेहरू एरा का जो आइडियलिज़्म है, वो जो है आपके ग्रीस कार्नाड डिस्प्ले के अंदर दिखा रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल एलिगरी का जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आपके सिलेबस के अंदर आपको जो है एलिगरी भी पढ़ना है। क्या होता है एलिगरी? एलिगरी जो है वो ये है कि जिसके अंदर सरफेस के ऊपर जो है कहानी
कुछ और चल रही होती है, ये है सरफेस, है ना? सरफेस के अंदर आपको तुगलक दिखाया जा रहा है, तुगलक का किस तरह के निर्णय रहे, तुगलक का क्या शासन रहा, वो आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन नीचे की ओर इसका ड्यूल मीनिंग है, दूसरा मीनिंग है, जहाँ पर जो आपको नेहरू एरा का जो आइडियलिज़्म है, उसके ऊपर जो है चीज़ें फ़ोकस करवाने का प्रयास किया जा रहा है। चीज़ें डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन एलेगरी के अंदर कुछ ऐसा-सा ही जो है ये जो नैरेटिव टेक्निक है, इसके अंदर ऐसा-सा ही जो है चीज़ों को दिखाया जाता है। इस तरह से जो है आपका प्ले था तुगलक, इसके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब जो है कुछ जो आपने पढ़ा अभी तक, जो भी आपने पढ़ा है, शुरुआत हमने जो है तुगलक प्ले किस तरह से हैं चीज़ें, फिर ग्रीस कर्नाड का हमने थोड़ा शॉर्ट इंट्रो किया, फिर जो है तुगलक कब लिखा गया उस पर हम आए, फिर तुगलक के अंदर कहानियाँ क्या हैं, किस तरह की कहानियाँ हैं, ठीक है? ये देखा, फिर जो इसके 2 निर्णयों को पीछे कारण क्या था वो हमने देखा, ठीक से चीज़ों को समझने का प्रयास किया, ठीक? उसके बाद जो है किस तरह के कैरेक्टर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, आप लिप जब आप इसका टेक्स्ट पढ़ोगे थीम क्या निकल कर आई, फिर जो है पॉलिटिकल एलिगरी क्यों है, ठीक है? वो हमने समझा। फिर हम जो है, जो अभी तक हमने पढ़ा उस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम के अंदर आएँगे, ये बेसिक्स हैं, इनसे ऊपर भी जो क्वेश्चन बनते हैं। व्हेन वाज़ तुगलक रिटन बाय ग्रीस कार्नाड? बताओ भाई 1964 के अंदर जो है इसको कन्नड़ भाषा के अंदर मूल रूप से लिखा गया था, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जो है ग्रीस कार्नाड ने ही किया। व्हेन डज़ द प्ले तुगलक ऑफन टाइम ऑफ एक्शन इन द स्टोरी? अब बताओ भाई 1325 के अंदर जो है तुगलक शासक बन तो ज़रूर गया था, लेकिन प्ले की जो शुरुआत होती है वो होती है 1327 से। हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ ग्रीस कर्नाड्स प्ले तुगलक? कौन है भाई? मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ तो देखो शेख इमामुद्दीन कौन है? ये धार्मिक नेता होता है। यहाँ पर तो जो है थोड़े हल्के लिखे गए हैं ये जो आपके ऑप्शंस हैं। हो सकता है तुगलक के अंदर वो गयासुद्दीन तुगलक ये भी कर दे ताकि जो बिल्कुल ना पढ़ के जा रहे हैं उनका क्वेश्चन ठीक ना हो। टू व्हिच सिटी डिड तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम? दिल्ली। कहाँ से करता है भाई? दौलताबाद शिफ्ट करता है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज़ ए हिस्टोरियन इन द प्ले? कौन है भाई? ये बर्नी जो है वो इसके अंदर होता है। व्हिच रिलीजियस लीडर अपोज़ तुगलक एंड वाज़ किल्ड? कौन जो है धार्मिक नेता तुगलक के निर्णयों की जो है वो अपोज़ करता है, उनका विरोध करता है। लास्ट के अंदर तुगलक लास्ट में क्या शुरुआत के अंदर ही जो तुगलक उसको फिर जो है उसकी हत्या भी करवा देगा। और हत्या भी जो है वो अलग तरीके से करवाएगा कि इसको जो है एक अभियान में भेज दिया जाएगा। इसका वो जो वज़ीर-ए-आज़म है वो कहेगा कि इसको अभियान में भेजो, खुद ब खुद जो है मारा जाएगा। ऐसे डायरेक्ट हत्या करेंगे तो लोग जो हमारे विरोध के अंदर ज़्यादा आएँगे। कौन था भाई वो? शेख इमामुद्दीन। यस, इस तरह से चीज़ें हमारी रहने वाली हैं। आपने देखा कंटेंट, ये हमारी तीसरी डेमो क्लास है। ग्रेड फर्स्ट का जो है बैचेज़ चल रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि आपको जो है मिड दिसंबर के अंदर ही जो आपका लिटरेचर पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए। कंटेंट क्वालिटी क्या होती है वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है? आपको अगर फुल कोर्स अगर जॉइन करना है, जिसके अंदर ग्रामर, पेडागोजी और लिटरेचर रहे, तो वो ये प्राइस रखी गई है। और अगर लिटरेचर चाहिए तो वो ये प्राइस रखी गई है। दोनों के अंदर जो डिटेल टेस्ट सीरीज़ है, जिसके अंदर पूरा सिलेबस ही होगा, वो दोनों में शामिल है, ठीक है? और बाकी अगर आपको किसी तरह की कोई इंक्वायरी करनी है, तो आप यहाँ पर नंबर देख ही रहे हैं। नोट्स जो हैं वो आप प्रिंट ले पाएँगे, क्लासेस जो है वहाँ पर हो रही हैं, चीज़ों को डिटेल में देखा जा रहा है, कंटेंट क्वालिटी आप देख ही रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है जिसको देखते हैं, व्हिच थीम इज मोस्ट स्ट्रांगली हाइलाइटेड इन द प्ले? रोमांस एंड लव ऐसा कुछ नहीं है, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी जो सबसे महत्वपूर्ण थीम इसकी निकल कर आती है वो यही है, आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद, ठीक है? यानी कि जो तुगलक है उसके डिसीजंस के अंदर जो है प्रैक्टिकल पने की कमी दिखती है और इस कारण जो है आज उसको इतिहास एक कंप्लीट फेलियर के रूप में जो है याद कर रहा है। इस तरह से जो है हमारी ये आपकी तुगलक के ऊपर इंट्रोडक्टरी क्लास रही। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद जो है टेक्स्ट ही बचता है। एक-एक टेक्स्ट 13 सीन इसके अंदर हैं कुल, तो एक-एक सीन जो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इतना कुछ जो है टेक्स्ट को पढ़ने से पहले आपको चीज़ें समझ में इसकी इतनी समझ आपको होनी चाहिए, तभी जो टेक्स्ट जो है ढंग से समझ में आता है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।